जब ग्लेन मैक्सवेल के दोनों पैरों में क्रैम्प अटैक्स आने लगे और वो मुश्किल से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तब सभी को लगने लगा कि अब वो रिटायर्ड हिट हो जाएंगे। लेकिन मैक्सवेल ने अपनी मेंटल टफनेस से बैटिंग जारी रखी और इस मैच में एक डबल सेंचुरी ठोक दी। इसी तरह 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में युवराज सिंह कैंसर से लड़ते हुए वर्ल्ड कप खेल रहे थे। बैटिंग करते हुए खून की उल्टियां, फील्डिंग करते हुए चक्कर आ जाना एंड क्वाइट लिटरली मौत से लड़ाई। लेकिन इसके बावजूद युवराज सिंह की मेंटल टफनेस इतनी ज्यादा थी कि वो पूरा टूर्नामेंट खेले और इंडिया को ये वर्ल्ड कप जिताकर खुद मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। क्रिकेट जितना फिजिकली चैलेंजिंग दिखता है, उससे कई ज्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है और कई बार इन क्रिकेटर्स के लिए बैटल्स इतनी बड़ी होती हैं कि सभी ऑड्स इनके खिलाफ लगने लगते हैं। लेकिन एक मेंटली टफ क्रिकेटर वही होता है जो इन सभी ऑड्स के खिलाफ जाकर अपना बेस्ट दे सके। इसलिए आज के इस वीडियो में हम क्रिकेट के उन कुछ किस्सों के बारे में जानेंगे जहां हमने देखी इमेंस मेंटल टफनेस। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले हमेशा ये डिबेट चलती रहती थी कि आखिर ओडीआई फॉर्मेट में किस प्लेयर ने आज तक बेस्ट नॉक खेली है। कोई एमएसडी के 91 बोलता था तो कोई रोहित शर्मा के 264। लेकिन इस डिबेट को फाइनली जिस प्लेयर ने सेटल करा, उसके पीछे की कहानी जितनी अमेजिंग है उतनी ही पेनफुल भी। एक ऐसी इनिंग जिसने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवाने में मदद करी, वो मैक्सवेल के बल्ले से आई थी। वही मैक्सवेल जो उस रात केवल एक टांग पे जूझ रहे थे। 7 नवंबर 2023 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स को ऑलरेडी हरा चुकी थी, तो वो एक प्राइम फॉर्म में दिख रहे थे और अब था उनके सामने उनका अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज, माइटी ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि आखिर 5 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से तो नहीं हारती। जितने क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस अपनी प्रेडिक्शन के साथ इस मैच को एक नॉर्मल मैच समझ रहे थे, वही फैंस और एक्सपर्ट्स कुछ देर बाद खुद की ही प्रेडिक्शन पर सवाल उठाने लगे। खासकर तब जब अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए वानखेड़े में 292 रन ठोक दिए। अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम जदरान ने काफी शानदार बैटिंग करी और वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले पहले अफगानिस्तानी क्रिकेटर बने। इस पॉइंट तक अफगानिस्तान के विनिंग चांसेस ऑस्ट्रेलिया से तो ज्यादा ही थे। लेकिन सेकंड इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया के अर्ली विकेट्स गिरने लगे तो सभी को लगने लगा कि अफगानिस्तान इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबसे बड़ा अपसेट कर देगी। ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर तब हो गई जब उनका स्कोर 19वें ओवर में था 91 रन्स फॉर 7 विकेट्स और अब ऑस्ट्रेलिया की जीतने की बची कुछ उम्मीदें भी जा चुकी थी, जहां यहां से जीतने के लिए उन्हें 202 रन चाहिए थे। क्रीज पर अब केवल पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल थे और ग्लेन मैक्सवेल तो अब खुद क्रैम्प से जूझ रहे थे। उन्होंने मुंबई की हीट में पहले 50 ओवर्स फील्डिंग करी और अब उसी हीट में बैटिंग, तो उनकी हालत विजिबली खराब होते हुए दिख रही थी। लेकिन यहां से अगर कोई मैच पलट भी सकता था तो वो भी थे ग्लेन मैक्सवेल। जहां एक तरफ अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में आफ्टर मैच पार्टी की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि किस तरह का तूफान उनका इंतजार कर रहा है। मैक्सवेल और कमिंस ने हर ओवर टिके रहने से मैच को आगे बढ़ाया। हर ओवर में एक आध बाउंड्री और सिंगल डबल भागकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दोनों प्लेयर ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे थे और ज्यादातर रन्स भागकर ही पूरे कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पहले दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को विश्वास दिला रहे हैं कि हाँ, हम कमबैक कर सकते हैं। इस तरह दोनों प्लेयर्स टिके रहे और 33वें ओवर तक मैक्सवेल ने अपनी सेंचुरी भी पूरी कर दी, जहां उन्होंने 76 बॉल्स में ये 100 रन पूरे करे, जिसमें 10 चौके थे और 3 सिक्सेस थे। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मैक्सवेल के पहले 100 रन में से 58 रन बाउंड्रीज और सिक्सेस से आए थे और बाकी के पूरे 42 रन उन्होंने भागकर पूरे करे थे। और मुंबई की उस भयंकर हीट में इतनी ज्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट्स से अब मैक्सवेल का फटीग शुरू हो गया था और अब उनके पैरों में भी क्रैम्प्स आने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ पैट कमिंस ने अब तक 37 बॉल्स खेलकर सिर्फ 8 रन बनाए थे। यहाँ पर इनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि पूरा ओवर मैक्सवेल फेस करें और लास्ट बॉल पर मैक्सवेल स्ट्राइक रोटेट कर ले ताकि अगला ओवर भी मैक्सवेल को ही मिले और अगर गलती से कमिंस पे कभी स्ट्राइक आती तो वो बिना कोई रिस्क लिए डिफेंड करते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें तब बढ़ती हुई दिखी जब मैक्सवेल भागना तो छोड़ो, स्ट्राइक की दूसरी तरफ चलकर भी नहीं जा पा रहे थे। हर बॉल के बाद ऐसा लग रहा था कि मैक्सवेल अब रिटायर्ड हर्ट हो सकते हैं और यहीं पे हमें मैक्सवेल की मेंटल टफनेस का पता चलता है। वो चाहते तो रिटायर्ड हर्ट हो सकते थे एंड इवन उनके फिजियो ने भी उन्हें यही सजेस्ट करा था, लेकिन मैक्सवेल जानते थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जिताना है तो ये काम अब सिर्फ वही कर सकते हैं और इसीलिए वो डटे रहे और फील्ड पे रन्स बनाते रहे। बस फिर क्या था, मैक्सवेल के पैरों में क्रैम्प्स थे तो उन्होंने खड़े खड़े ही शॉट्स मारने शुरू कर दिए। बिना ज्यादा फुटवर्क के और बिना अपने पैरों को ज्यादा लोड दिए उन्होंने अपने हाथों से ही शॉट्स को ड्राइव करना शुरू कर दिया। एंड ओ गुडनेस, अब जो ऑडियंस को देखने को मिला वो क्रिकेट से या फिर किसी भी स्पोर्ट से बहुत बड़ा था। यहां हमने देखी मैक्सवेल की इमेंस मेंटल टफनेस। मैक्सवेल के बैट से सिक्सेस और फोर्स ऐसे आ रहे थे जैसे फायरवर्क्स हों और इसी तरह उन्होंने 47वें ओवर में अपनी डबल सेंचुरी पूरी करने के साथ ही इस मैच को भी जीत लिया और अपनी हिस्टोरिक नॉक से खुद को सबसे मेंटली टफ क्रिकेटर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रख दिया। इस नॉक में उन्होंने अपने पहले 100 रन में से 58 रन बाउंड्री से पूरे किए थे, वहीं उनके अगले 100 रन में 86 रन चौकों और छक्कों से आए थे, जो कि वाकई उनकी काबिलियत दिखाता है।
सचिन तेंदुलकर से लेकर वसीम अकरम तक दुनिया के सारे क्रिकेट लेजेंड्स ने सिर्फ यही कहा कि हमने इस तरह की नॉक तो ओडीआई क्रिकेट में इससे पहले कभी नहीं देखी है। इस मैच में पहली बार हमें एक ओडीआई मैच के चेस के दौरान एक डबल सेंचुरी देखने को मिली। इस मैच को जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई और इसके बाद जो हुआ वो तो हम सभी को याद है। जब बात हो ही रही है वर्ल्ड कप्स की, तो अगर हम क्रिकेट हिस्ट्री में थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो हमें वो सेंचुरी याद आएगी जो सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप 1999 में लगाई थी। अगर आप 90s किड हो तो आपको वो इनिंग अच्छे से याद होगी, क्योंकि जिस हालत में सचिन तेंदुलकर उस दिन थे उसमें कोई क्रिकेटर सेंचुरी तो छोड़ो खेलना भी नहीं चाहेगा। ये बात 1999 वर्ल्ड कप की है, जब सारी टीम्स वर्ल्ड कप का सपना लेकर इंग्लैंड आई हुई थी। इंडिया ऑन द अदर हैंड अपनी दूसरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी तलाश रही थी। इंडिया की ग्रुप स्टेज की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इंडिया अपना पहला ही मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार जाती है। इस वक्त पर सचिन तेंदुलकर अपनी बैक इंजरी के बावजूद कॉन्स्टेंटली क्रिकेट खेल रहे थे, जिस वजह से इस साल लगभग हर गेम ही उन्होंने बैक पेन के साथ खेला। अगला मैच इंडिया का जिम्बाब्वे के खिलाफ था और इंडिया को यह मैच हर हाल में जीतना था, लेकिन इसी पॉइंट से ट्रेजेडी की शुरुआत होती है, जो न केवल सचिन तेंदुलकर को बल्कि पूरी टीम को ही बहुत ही घातक तरह से अफेक्ट करने वाली थी। 18 मई 1999 यानी जिम्बाब्वे वाले मैच से ठीक एक रात पहले सचिन तेंदुलकर को एक खबर मिलती है कि उनके पिता, जो उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे, जिन्होंने उन्हें पूरी जिंदगी सपोर्ट करा, वो अब नहीं रहे। ये बात सुनकर तेंदुलकर पूरी तरह से टूट जाते हैं और अपनी वाइफ को हक करके खूब रोते हैं। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी और इसका वर्ल्ड कप के बिल्कुल बीचों बीच होना इसको और वर्स बना रहा था। खबर मिलने के तुरंत बाद ही वो अपने पिता के फ्यूनरल के लिए वापस इंडिया आते हैं। उस पॉइंट तक उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब चल क्या रहा है। एक तरफ इंडियन टीम को सचिन की वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने पिता को एक आखिरी बार देखना चाहते थे और उन्हें रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे। सचिन तेंदुलकर टीम को छोड़कर वापस इंडिया आ जाते हैं और अब इस पॉइंट तक सबको लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर का ये वर्ल्ड कप कैंपेन यहीं पर खत्म हो चुका है। उसी वक्त पर इंडिया का मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ था और इंडिया गेम में आगे होने के बावजूद एक क्लोज एनकाउंटर में वो मैच महज 3 रन से हार जाती है। जिम्बाब्वे उस वक्त एक डिसेंट टीम थी, लेकिन फिर भी इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन तेंदुलकर की एब्सेंस में इंडिया वो मैच हार गई। मगर उस मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपनी फैमिली ड्यूटीज निभाने के बाद सचिन नेशनल ड्यूटी निभाने के लिए वापस इंग्लैंड आ चुके थे। ये बात इसलिए भी शॉकिंग थी क्योंकि जिस खिलाड़ी ने अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को खोया हो, वो कुछ ही दिनों में एक वर्ल्ड कप का मैच खेलने के लिए कैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सकता है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद बताया कि इस दौरान जब वो प्रैक्टिस सेशंस के लिए जाते थे तो ब्लैक सनग्लासेस लेकर जाते थे, क्योंकि कई बार वो अपने आंसू रोक ही नहीं पाते थे। उन्होंने अगले मैच में इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद एक ऐसी इनिंग खेल दी जो कि कोई क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल सकता। ये मैच इंडिया का केन्या के खिलाफ एक मस्ट विन एनकाउंटर था। इंडिया पहले बैटिंग करती है और जिन जिन लोगों को लग रहा था कि इतने बड़े हादसे के बाद सचिन वापस फॉर्म में नहीं आ पाएंगे, उन सबको एक करारा जवाब मिला। सचिन ने उस मैच में 101 बॉल्स में 140 रन की एक शानदार पारी खेली और इस नॉक को अपने पिता को डेडिकेट किया। उस इनिंग के दौरान उनके मन में क्या बीत रही होगी ये तो खैर वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे देश को प्रूव कर दिया था कि हिज फादर मेंट अ लॉट टू हिम। इंडिया वो मैच कन्विंसिंगली जीत जाती है और उस वर्ल्ड कप की पहली जीत दर्ज करती है। इतना सब होने के बाद एक वर्ल्ड कप मैच में 140 रन की इनिंग खेल जाना, ये सिर्फ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के ही बस की बात है। और इसी तरह की इनिंग सचिन तेंदुलकर के उस मेंटल फोर्टिट्यूड को दिखाती है, जिसकी वजह से लोग उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। वो इनिंग अपने आप में तो खास थी ही, लेकिन जब सारी कंडीशंस का कॉन्टेक्स्ट हम जानते हैं और सचिन किस हालत में है ये जानते हैं, तो ये बातें उस इनिंग को वाकई एक लेजेंडरी इनिंग बनाती हैं। वेल, हमारी तीसरी स्टोरी भी एक वर्ल्ड कप कैंपेन से ही है और हमारे लिए तो और स्पेशल, क्योंकि हमारे सबसे स्पेशल 2011 वर्ल्ड कप से है। एक ओडीआई वर्ल्ड कप करीब 2 महीने तक चलता है और इन 2 महीने के इंटेंस शेड्यूल में होती है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा मैचेस और बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग। तो एक पूरे फिट प्लेयर के लिए भी ये बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली टैक्सिंग होता है। अब इमेजिन करो कोई प्लेयर इस इंटेंस वर्ल्ड कप को अपने लंग्स में बढ़ रहे डेडली कैंसर के साथ खेले, और न सिर्फ खेले बल्कि अपनी टीम के लिए इस वर्ल्ड कप को जीते भी और खुद मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। ऐसा सिर्फ एक ही खिलाड़ी कर सकता है, नन अदर देन युवराज सिंह, जिन्होंने 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप को अपने कैंसर के साथ खेला, जहां उन्हें एक के बाद एक इंजरीज हो रही थी। उनकी ज्यादातर रातें बिना नींद के गुजर रही थी और करीब उन्होंने 100 बार इस दौरान उल्टियां करी थी, वो भी खून की उल्टियां। लेकिन इस बीच इतनी ज्यादा सिकनेस से क्या उनके वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो इंडिया का तुरुप का इक्का बनकर आए, जहां ना केवल उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया बल्कि खुद मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। अनबिलीवेबल। इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले तक युवराज सिंह अपनी इनकंसिस्टेंट फॉर्म से जूझ रहे थे। साथ ही पिछले 1 साल में उनकी फिंगर्स में और उनकी गर्दन में इंजरी भी थी, जो हील ही नहीं कर रही थी और बहुत लंबे टाइम तक इन इंजरीज ने यूवी को परेशान करा। इन इंजरीज का खुद से हील ना करना और उनका वीक इम्यून सिस्टम होने की वजह थी उनका कैंसर,
जिसने उनकी पूरी बॉडी को ही कमजोर कर दिया था। यूवी अपनी सारी इंजरीज और पेन्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर फोकस कर रहे थे और उन्होंने सोचा हुआ था कि एक बार जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ में आ जाएगी तब वो अपनी इंजरीज की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन ये कोई आम इंजरीज थोड़ी थी, ये था उनकी बॉडी में बढ़ रहा एक डेंजरस कैंसर। उनकी बॉडी उन्हें टाइम टू टाइम सिग्नल्स दे रही थी कि अब अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। जैसे इंडिया के दूसरे मैच के प्रैक्टिस सेशन में जब यूवी आए तो उनकी गर्दन बिल्कुल जाम हो गई थी। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि जब मैं प्रैक्टिस सेशन में अपना बैटिंग स्टांस लेने गया तो मेरी गर्दन मुड़ ही नहीं रही थी। ऐसे में वहाँ फैंस भी मौजूद थे और मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। फिर जहीर खान ने कहा कि तू बस आने वाले मैच पर फोकस कर, जब मैच शुरू होगा तो अपने सारे दर्द भूल जाएगा। और कुछ वैसा ही हुआ। इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच आया तो मानो युवराज का दिमाग क्रिकेट पर इतना ज्यादा हाइपर फोकस था कि उनकी गर्दन खुद ब खुद काम करने लगी और युवराज ने इस सब के बावजूद इस मैच में एक हाफ सेंचुरी ठोक दी। लेकिन असली मुसीबत आती थी मैच खत्म होने के बाद, जब बहुत ज्यादा थके होने के बावजूद भी वो सो नहीं पाते थे। उनकी बॉडी मानो सोने को तैयार ही नहीं होती थी। उन्होंने पूरे 2 महीने बहुत ही बैड स्लीप पर बिताए, जहां वो एक भी बार लगातार 4 घंटे की नींद भी नहीं ले पा रहे थे। ये एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक एथलीट को रिकवरी के लिए सही नींद की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ा वैसे ही युवराज की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती गई। अब दूसरे प्लेयर्स भी यूवी की गिरती हुई हेल्थ को देख पा रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूवी अक्सर तेज तेज खांसते और कई बार उनकी सांसें भी बहुत तेज हो जाती। अब आप युवराज की मेंटल टफनेस के बारे में सोचिए कि इतनी ज्यादा सिकनेस के बावजूद वो इन मैचेस में बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत रहे थे। उन्होंने खुद की बॉडी में कैंसर होते हुए इंडिया के 6 ग्रुप स्टेज मैचेस में 3 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी लगाई और बॉल के साथ भी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। इन मैचेस में कई बार हम यूवी को बैटिंग के वक्त खून की उल्टियां करते हुए भी देख पा रहे थे। और जब ऐसे में अंपायर ने कहा कि तुम्हें रिटायर्ड हर्ट हो जाना चाहिए और तुम्हें थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए, तब यूवी ने कहा नहीं, मैं अभी खेलूंगा और अगर मैं पास आउट हो जाऊं तब मुझे हॉस्पिटल भिजवा देना, लेकिन अभी मैं खेलूंगा। इस तरह का रेजिलियंस और पागलपन हर खिलाड़ी में तो नहीं होता, ये एक मेंटली टफ इंसान ही कर सकता है। युवराज सिंह ने टेक्निकली मौत के खिलाफ जाकर ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जीता था। इस कैंसर की खबर खुद युवराज सिंह और पूरी दुनिया के सामने वर्ल्ड कप के बाद ही आई। जब वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद युवराज अपनी बॉडी का डायग्नोसिस कराने गए तब उन्हें पता चला कि उनके लेफ्ट लंग के पास कैंसरस लंग ट्यूमर है। उसके बाद उन्हें 1-1.5 साल तक कीमोथेरेपी में जाना पड़ा और 2013 में उनकी टीम में वापसी हुई। लेकिन अगर आज भी हम 2011 के वर्ल्ड कप के बारे में सोचते हैं तो ये इमेजिन तक करना मुश्किल हो जाता है कि कैंसर होने के बावजूद कोई प्लेयर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है। लेकिन ऐसे ही है हमारे युवराज सिंह, और इसी तरह की मेंटल टफनेस की वजह से 2011 में इंडिया बनी थी वर्ल्ड कप चैंपियंस। तो दोस्तों यही थे वो 3 किस्से जहां हमने देखी क्रिकेट में इमेंस मेंटल टफनेस। ऑनेस्टली कहूं तो क्रिकेट में ऐसे कई और किस्से भी हैं जहां क्रिकेटर्स की मेंटल टफनेस दिखती है। स्पेशली एक विराट कोहली का भी किस्सा है, लेकिन वो मैं अगली वीडियो के लिए सेव कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो दोस्तों कॉमेंट्स करो, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आ जाऊँगा। और तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। धन्यवाद।